नमस्कार मित्रों। अभी तक हमने जो पढ़ाई करी है उसमें एपिसोड नंबर 3 में हमने 4 भागों में आपको बताया था ग्रहों के बारे में। बेसिकली 7 ग्रहों के बारे में हमने आपको जानकारी दी थी कहानी के माध्यम से, जो बड़ा महत्वपूर्ण विषय है आपके जानने के लिए। और मुझे लगता है कि आपने ग्रहों के स्वभाव को खूब अच्छे से समझ लिया होगा इस वीडियो को देखने के बाद। इसके बाद एपिसोड नंबर 4 में ज्योतिष में कुंडली निर्माण का वैज्ञानिक आधार बताया था, जिसमें भावों का बनना, राशियों का बनना या निर्माण, इस बारे में हम लोगों ने खूब अच्छे से विस्तार से चर्चा करी थी, जिससे कि आपकी बेसिक्स क्लियर हो जाए। एपिसोड नंबर 5 में हमने 12 भावों का एक सूक्ष्म परिचय दिया था आपको, जिससे कि सभी भावों के बारे में आप अच्छे से समझ लें। देखिए, अब भावों का सूक्ष्म परिचय आपने ले लिया। अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिटेल्स में हमें जाना चाहिए, क्योंकि भाव और राशि ये दोनों बड़े महत्वपूर्ण विषय हैं और बेसिक्स हैं बेसिकली। तो जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा ना, तब तक आप बेहतर नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। तो एक एक करके हम करते हैं। प्रथम भाव, द्वितीय भाव, 12 भावों के बारे में पहले हम चर्चा करेंगे। तो आज प्रथम भाव से हम शुरू करते हैं। देखिए, पहले भी हमने एक आपको बताया था, प्रथम भाव को कहते हैं लग्न। तो देखिए, ये आपके स्क्रीन पे एक आप आकृति देख सकते हैं। ये लिखा है भाव। हम आपको पहले बता चुके हैं। अभी क्योंकि ये सिंबल होते हैं 1 2 3 4 राशियों के, है ना, तो इसको अभी हम राशियों से नहीं लेंगे इसका अर्थ, हम केवल भाव से लेंगे। ये प्रथम भाव, ये द्वितीय भाव, ये तृतीय भाव, ये इसलिए नंबर डाले हुए हैं क्योंकि केवल आप ये जान सकें ये कौन सा भाव है। कुछ अभी क्योंकि इनिशियल लेवल पे शुरुआत है आपकी, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो किसी भी तरह का। जो पुराने ज्योतिष के विद्वान हैं वो तो शायद इसको समझ जाएंगे बिना लिखे भी, लेकिन आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है कि ये कौन सा भाव होता है। चलिए आगे चलते हैं। हम बात कर रहे हैं प्रथम भाव की। प्रथम भाव, खाना नंबर 1, हाउस नंबर 1। इसको पहले भी बताया गया है कि लग्न कहा जाता है ना। कुछ जो लिटरेचर है उसमें आप इसको तनु भाव भी लिखा हुआ पाएंगे। प्रथम भाव, देखिए, वैदिक ज्योतिष में इसको प्रथम भाव को लग्न कहा जाता है, तनु भाव कहा जाता है। पहले आपको ये बता देते हैं वैदिक ज्योतिष क्यों कहा जाता है इसको, है ना। एक्चुअली हम लोग का जो ज्योतिष की उत्पत्ति हुई है ना, वो वेदों से हुई है ना। और जो ज्योतिष का वर्णन मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है। जो प्रथम वेद है हमारा वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में जानकारी मिलती है ज्योतिष के बारे में। तो इसलिए इसको थोड़ा सा वैदिक ज्योतिष के नाम से जाना जाता है। वेदों में वर्णित जो विधा है उसको वैदिक ज्योतिष कहा जाता है ना। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि 12 भाव हैं। हम एक एक करके इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। तो सभी भावों की अपनी विशेषता होती है, महत्व होता है ना। तो सभी का महत्व समझेंगे। देखिए, प्रथम भाव क्यों महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा हमने पहले भी चर्चा करी है कि प्रथम भाव सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्यों महत्वपूर्ण होता है ये? क्यों? क्योंकि ये बेसिकली ये स्वयं वो व्यक्ति है जिसकी की कुंडली है ना। एक तो कारण ये हो गया।
अच्छा, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग इसका विवेचन किया गया है। जब हम बात कर रहे होंगे ना इस समय, तो ग्रंथों की बात नहीं करेंगे। अच्छा, जो भी हम बात करेंगे वो ऑथेंटिक होगी, वो ग्रंथों से ही ली गई है। और अभी हमारी कोई इसमें इन्वेंशन नहीं है, कोई खोज नहीं है। केवल हम ग्रंथों की भाषा ही बात करेंगे, ग्रंथों में जो लिखा गया है, और चर्चा नहीं करेंगे। देखिए, कुछ ग्रंथ हैं हमारे, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा अच्छा जो ऑथेंटिक ग्रंथ है वो है बृहद पाराशर होरा शास्त्र, है ना। बहुत ऑथेंटिक ग्रंथ है, बेसिक्स बड़े क्लियर हैं इस ग्रंथ में, और एक अच्छा ग्रंथों में माना जाता है। और सभी ज्योतिष के जो जिज्ञासु छात्र हैं वो इसको ज़रूर पढ़ते हैं, है ना। और एक ग्रंथ है फल दीपिका, एक ग्रंथ है ज्योतिष रत्नाकर, और उत्तर कालामृत, एक ग्रंथ उत्तर कालामृत भी है। तो प्रसन्न ज्ञान एक ग्रंथ है ना। तो बहुत सारे ग्रंथों का सार मैंने कलेक्ट किया है आपके लिए आज, तो उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। ग्रंथों के बार बार नाम लेना मुझे उचित नहीं लगता है, क्योंकि अननेसेसरी कन्फ्यूज़न होगा, आपको कुछ जानने की आवश्यकता भी नहीं है। जो ग्रंथों के नाम लिए, कभी लिटरेचर पढ़ें तो उनको आप ले लीजिएगा, तो उनसे अध्ययन करें। हमेशा देखिए, ध्यान रखिएगा, ऑथेंटिक ग्रंथ से ही हमेशा आपको अध्ययन करना चाहिए। क्योंकि ना आजकल नेट पे और सोशल मीडिया पे डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स हैं मार्केट में, उनमें हर व्यक्ति अपने हिसाब से वर्णन कर देता है ना। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा ऑथेंटिक की तरफ हम लोगों को जाना चाहिए। ऑथेंटिक होता है तो पुख्ता ज्ञान होता है ना। कई सालों की रिसर्च होती है स्कॉलर्स की, तो जो मन में आया सो बोल दिया से मुझे नहीं लगता है वो उचित है। अक्सर मैं देखता हूँ, इसलिए मैं आपके संज्ञान में ला रहा हूँ। चलिए, खैर कोई नहीं, हम आगे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। प्रथम भाव बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इससे व्यक्ति के व्यक्तित्व को, स्वभाव को, आयु को, यश को, सुख को और मान सम्मान को, ठीक है ना, इन सब को देखा जाता है फर्स्ट हाउस से, प्रथम भाव से। और विशेष कुछ ग्रंथों में ये बात लिखी है, कुछ ग्रंथों में लिखा हुआ है कि ये स्वभाव के बारे में स्पेशली बताया जाता है प्रथम भाव से। तो एक आपको पहले भी बताया जा चुका है कि लग्न क्या होती है। बच्चे के जन्म पे, बालक के जन्म पे, जब शिशु के जन्म पे बेसिकली जो पूर्वी क्षितिज पे राशि उदित होती है उसको लग्न कहा जाता है ना, जिस समय बच्चे का जन्म होता है। देखिए, एक और बात ध्यान आई, और बड़ी महत्वपूर्ण बात है। बच्चे का जन्म होता है, ये हमने एक बात कही है, लेकिन बच्चे का जन्म की परिभाषा क्या होती है, बच्चे का जन्म के समय की परिभाषा क्या होती है। देखिए, ग्रंथों में जब हम देखते हैं ना, तो 3 तरह की उसमें ऑप्शन हम लोगों को दिए होते हैं। ऑप्शन ना कह के ये कहें कि जो मत हैं, 3 स्कॉलर्स के जो मत हैं, उसमें 3 तरह के मत ज़्यादा प्रचलित हैं। पहला होता है नाल छेदन, है ना, जब माँ के गर्भ से बच्चा बाहर आता है तो बेसिकली बच्चे की नाल और माता की नाल आपस में कनेक्टेड होती हैं, है ना, जिससे कि वो भोजन और वायु इत्यादि का सेवन करता है बच्चा। तो वो नाल जब काटी जाती है ना, तो ये माना जाता है कि अब शिशु का जन्म हुआ है। अदरवाइज उससे पहले
वो पूरी तरह से माँ पर ही, माँ के जीवन पर ही आश्रित था। माँ भोजन करती हैं तो उसको मिलता है, नहीं करती हैं तो नहीं मिलता है। माँ टेंशन में होती हैं तो बच्चा भी टेंशन में होता है ना। तो उसका एक निजी जीवन नहीं कहा गया है। तो जब तक नाल छेदन जब होता है तो उसका निजी जीवन प्रारंभ होता है। कुछ एक मत है ये, है ना, ऑथेंटिक है और कंसिडरेबल भी है। अगर हम लॉजिकली अगर बात करें तो हमें स्वीकार करनी पड़ेगी ये बात। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि प्रथम रुदन, है ना, प्रथम रुदन से क्या मतलब है कि बच्चा जब पहली बार रोता है तब उसकी सांसें शुरू होती है। प्रथम रुदन का मतलब कि जब पहली बार रोता है तो उसकी सांसें शुरू होती है। तो जब अक्सर आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, और एक प्रचलित भाषा में देखिए, जितनी ऊपर वाले ने सांसें दी है उतनी ही मिलनी है या उतना ही चलना है। अक्सर कभी दुखद स्थिति में हम कह देते हैं या सुनते हैं इस तरह से बड़े बुजुर्गों से कि जितनी सांसें हैं उतना ही जीवन है। तो सांसें शुरुआत कब होती हैं, पहली सांस कब होती है? जब वो प्रथम रुदन होता है। कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं। तो इसलिए उनका मानना है कि प्रथम रुदन को हमें समय लेना चाहिए जो जन्म का होता है ना। एक नाल छेदन हो गया, एक प्रथम रुदन हो गया, और तीसरा है प्रथम दर्शन। प्रथम दर्शन, है ना। प्रथम दर्शन से क्या मतलब है कि जब बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है ना, इस दुनिया में आता है, वो जो टाइम होता है ना, वो जन्म का समय लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? बेसिकली इसके पीछे कारण क्या है? उन्होंने लॉजिक दिया कि जब भी कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो उस समय विशेष रूप से आकाश में स्थित राशि, नक्षत्र और ग्रहों की स्थिति के प्रभाव को वो ग्रहण करता है। ये परिभाषा है उनकी, है ना, जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। जब भी कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो उस समय विशेष रूप से आकाश में स्थित राशि, नक्षत्र और ग्रहों की स्थिति के प्रभाव को वह ग्रहण करता है। उसी ग्राह्य क्षमता के अनुसार उसका जीवन तय हो जाता है, उसका भाग्य तय हो जाता है ना। तो इसमें भी लॉजिक है, क्योंकि जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, जो हम ग्रहों की, राशियों की, नक्षत्रों की बात कर रहे हैं, वो किसके सापेक्ष कर रहे हैं? वो उस व्यक्ति के सापेक्ष कर रहे हैं जिसकी की जन्मपत्री है ना। जन्मपत्री क्या होती है? उस समय के, ये पहले बहुत लंबी चर्चा हो गई, लेकिन फिर भी अगर कुछ लोग अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो हमारे एपिसोड, तो उनके लिए कुछ सेकंडों की बात ये है कि जिस समय उसका जन्म होता है तो उस पर सभी ग्रह, नक्षत्रों और राशियों का प्रभाव पड़ता है ना। जब उस पर प्रभाव पड़ता है तो वो उसको प्रभाव को ग्रहण कर लेता है और एक स्नैप बनती है जिसे हम जन्मपत्री कहते हैं। वही जन्मपत्री पूरे जीवन उस बच्चे पे अच्छा या बुरा प्रभाव डालती रहती है। ठीक है, तो ये भी एक अच्छी परिभाषा है बेसिकली अगर देखा जाए तो तीनों ही चीज़ें कंसिडरेबल हैं, है ना। इसलिए हमने कहा कि 3 मत है। तो जो भी आपको स्वीकार करना वो आप कर सकते हैं, है ना। तो इसमें कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है, मजबूरी नहीं है आपकी कि आपको यही करना चाहिए, है ना। तो आजकल तो वैसे भी डिपेंडेंसी थोड़ी हॉस्पिटल्स पे, नर्स पे और डॉक्टर्स पे है, तो जो वो टाइम दे देते हैं तो इतना जनरली नहीं पूछा जाता है। अगर आप इसको फॉलो कर सके तो आप पूछ सकते हैं कि नाल छेदन कब हुआ, प्रथम दर्शन कब हुआ, प्रथम रुदन कब हुआ। ठीक है ना, ये 3 तरह की चीज़ होती हैं। चलिए आगे बढ़ें। प्रथम भाव का कारक सूर्य कहा जाता है। क्यों कहा जाता है सूर्य? देखिए, हर चीज़ के पीछे, एक एक लाइन के पीछे, एक एक सेंटेंस के पीछे लॉजिक है। लॉजिक बड़े क्लियर होने चाहिए आपके। प्रथम भाव का कारक सूर्य कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? शरीर किससे है? शरीर आत्मा से है।
आत्मा का कारक कौन है? सूर्य, इसलिए प्रथम भाव का कारक सूर्य कहा जाता है ना। इस भाव से व्यक्ति की शारीरिक संरचना भी देखी जाती है, रूप, रंग, ज्ञान, स्वभाव, बाल्यावस्था और आयु का विचार भी किया जाता है ना। इस भाव का जो स्वामी होता है, स्वामी कैसे देखेंगे वो एक बस शॉर्ट में मैं बता देता हूँ, विस्तृत चर्चा हम बाद में करेंगे। इस भाव में जो राशि होती है उसका कोई ना कोई ग्रह स्वामी होता है, ठीक है ना। 1, 2, 3, 4 नंबर जैसे भी होगा, क्योंकि अभी आपने उसको पढ़ा नहीं तो इसलिए चर्चा अभी नहीं करेंगे। लेकिन इसमें जो भी राशि होगी उसका एक लॉर्ड होगा, एक राशि का एक लॉर्ड होगा। कौन लॉर्ड होगा? कोई एक ग्रह होगा। राहु और केतु को छोड़ के उन 7 ग्रहों में से कोई एक ग्रह उसका लॉर्ड होगा। तो प्रथम भाव के स्वामी को लग्नेश कहा जाता है ना। फर्स्ट हाउस में जो राशि है उसका जो स्वामी है 7 ग्रहों में से, अभी हम बताएंगे डिटेल में इसके बारे में। तो 7 ग्रहों में से जो इसका स्वामी है उसको लग्नेश कहा जाता है ना। तो ये महत्वपूर्ण बात है, पूरे जीवन काम आएगी ये, ठीक है ना। तो नेक्स्ट, लग्न का स्वामी अगर क्रूर होता है, अगर अच्छा ग्रह होता है या खराब ग्रह होता है या क्रूर ग्रह होता है या सौम्य ग्रह होता है, इनके भी स्वभाव के बारे में हम चर्चा करेंगे। थोड़ा बहुत तो आप 3rd वाले एपिसोड से सीख ही गए होंगे। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिस समय हमने आपको सुनाई थी ना कहानी ग्रहों की, उसी समय हमने कहा था कि एक ये पूरे जीवन काम आने वाला है ग्रहों का स्वभाव, है ना। तो बेसिकली है क्या कि लग्नेश का स्वामी है ना, इस भाव में जो राशि है उसका जो लॉर्ड होगा कोई एक ग्रह, वो अगर खराब ग्रह होगा या क्रूर ग्रह होगा तो वो उसका नेचर या स्वभाव क्रूर हो जाएगा। वो सौम्य ग्रह होगा तो उसका स्वभाव सौम्य हो जाएगा। वो सूर्य का ग्रह होगा तो वो थोड़ा सा प्रतापी होगा। मंगल का प्रभाव होगा तो वीर होगा, है ना। इन जनरल, वैसे तो अभी और जैसे जैसे चर्चा होती रहेगी वैसे वैसे और आप सीखते चले जाएंगे। तो जैसा भी उसका होगा वो अच्छा या बुरा वैसा प्रभाव उसके जीवन पर डालता है, ठीक है। अभी एक हमने बात की थी शारीरिक संरचना भी देखते हैं इससे। तो शारीरिक संरचना में क्या देखते हैं? शारीरिक बनावट देखते हैं, उसकी कद और काठी देखते हैं। कद काठी एक शब्द आता है, कद काठी, है ना। मोटा है, पतला है, कैसा है ना। मोटा पतला कैसे देखेंगे? अगर वो जली ग्रह होगा, जली मतलब चंद्रमा, है ना, जैसा ग्रह होता है, ये जलीय ग्रह होते हैं, है ना। तो वो थोड़ा सा मोटापन लेके होगा, है ना। और अगर शुष्क ग्रह होगा, जैसे शनि जैसा ग्रह हो गया, तो वो थोड़ा सा पतला स्लिम होगा, है ना। तो इससे हम शारीरिक बनावट भी देख लेंगे इसकी, है ना। स्वभाव भी देख लेंगे, जैसा अभी बताया है कि स्वभाव भी इससे देखा जा सकता है। एक विचारों की शक्ति को भी दर्शाता है ना। विचार, थॉट्स की शक्ति क्या होती? थॉट्स की शक्ति, थॉट्स की शक्ति का मतलब होता है कि आप अपने विचारों को अपने विचारों का किसी को फॉलोवर्स बनाते हैं या दूसरे के विचारों के फॉलोवर्स बन जाते हैं, है ना। ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जैसी लग्न होती है वैसे ही उसका विचारों का, तभी तो कहते हैं ना कि लग्न से ही तो पूरा लाइफ डिसाइडेड होती है ना। अगर अपने विचारों का फॉलोवर्स बना लिया तो सफल है, और दूसरों के विचारों में अगर फंस के रह गए तो सक्सेस उतनी अच्छी नहीं है ना। तो सबकी अपनी अपनी विशेषता होती है, हर व्यक्ति में अपनी एक अलग विशेषता होती है। ईश्वर ने हमें जब भेजा है ना तो कोई ना कोई एक विशेषता दे के भेजा है जो सभी से अलग है, उसको पहचानना है केवल। जैसे हमने ज्योतिषी कर रहे हैं, हम पंडिताई कर रहे हैं, या फिर एज एन एस्ट्रोलॉजर हम आपको सिखा रहे हैं, है ना। एस्ट्रोलॉजर भी बहुत होते हैं,
है ना। कुछ बहुत ज्ञानी होते हैं लेकिन उनकी जो शिक्षण पद्धति होती है वो बहुत अच्छी नहीं होती है। कुछ ऐसे होते हैं कि जिनकी शिक्षण पद्धति अच्छी होती है लेकिन बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर नहीं होते हैं, है ना। तो हर व्यक्ति की अपनी एक विशेषता है, वो अपनी प्रतिभा को पहचाने केवल, है ना। तो अपने विचारों के फॉलोवर्स बनाओ, है ना, बनाइए लोगों को, ठीक है ना। एक ये चीज़ हो गई। बेसिकली अगर शुभ ग्रह भी होते हैं, है ना, शुभ ग्रह कैसे होते हैं, चंद्रमा जैसा हो गया, शुक्र जैसा हो गया ग्रह, और गुरु जैसा ग्रह हो गया, है ना। थर्ड एपिसोड की कहानी आपको याद होगी, है ना। ये शुभ ग्रह हो गए। तो अगर ऐसा व्यक्ति अगर लग्न पे प्रभाव डाल देता है तो क्या होता है कि वो व्यक्ति थोड़ा सा दयालु हो जाता है, सरल स्वभाव का हो जाता है। और अगर अशुभ ग्रहों का इस पर प्रभाव पड़ गया, अशुभ का मतलब कैसा हो गया, अशुभ से मतलब देखिए अशुभ की भी बहुत अभी हम देखना सिखाएंगे, लेकिन इन जनरल जैसे माना जाता है शनि और मंगल को थोड़ा सा अशुभता की श्रेणी में रखा जाता है ना। राहु केतु को थोड़ा सा अशुभ की श्रेणी में रखा जाता है ना। पूरी तरह से अशुभ हैं कि नहीं है ये हम डिफाइन करेंगे, चर्चा करेंगे इस पे, है ना। तो अगर उसका प्रभाव हो जाता है तो थोड़ा सा व्यक्ति क्रूर प्रवृत्ति का हो जाता है, तो ऐसे इसका स्वभाव देखा जाता है ना। एक बात अभी हमने कही थी, आयु और स्वास्थ्य भी देखा जाता है। आयु और स्वास्थ्य कैसे देखा जाता है, अगर ये लग्न का स्वामी या लग्न ये स्ट्रांग हो जाती है, प्रथम भाव अगर स्ट्रांग होता है तो आयु अच्छी होती है, प्रथम भाव अगर वीक हो जाता है तो आयु कम हो जाती है। ऐसी हेल्थ वाइज भी ये अगर स्ट्रांग होता है तो हेल्थ अच्छी होती है, अगर वीक हो रहा होता है तो हेल्थ डाउन होती है। बाल्यावस्था देखते हैं बेसिकली इससे, है ना। बचपन का स्वास्थ्य देखा जाता है ना। तो अल्पायु योग भी इससे देखा जाता है ना। तो बेसिकली इसकी प्लेसमेंट, इसके लॉर्ड की प्लेसमेंट कहाँ पड़ेगी, वो जो हम चर्चा करेंगे ना राशियों की, तो एक विस्तृत चर्चा और कर लेंगे इसके बारे में। लेकिन अभी बेसिकली हमें ये जानना है कि इस भाव से क्या देखा जाता है, इस भाव से क्या देखा जाता है ये अलग चीज़ हो गई, और इसका लॉर्ड कौन से भाव में जाएगा, इस प्रथम भाव का लॉर्ड कौन से भाव में जाएगा तो क्या रिएक्शन होगा, वो एक अलग बात हो गई। तब ये ज्ञान नहीं मिल पाएगा जो आज मिल रहा है ना। तो आज जो ज्ञान मिल रहा है उसको पकड़ लीजिए अभी, ठीक है। और मान सम्मान देखा जाता है बेसिकली इससे, मान सम्मान यश सुख, है ना। अगर इसका लॉर्ड अच्छे भाव में होता है तो मान सम्मान और सुख खूब मिलता है, अगर नेगेटिव भाव में होता है तो अच्छा नहीं मिलता है ना। भावों की भी बात करेंगे, है ना। प्रथम भाव एक शुभ भाव होता है ना। ये एक सबसे ज़्यादा शुभ भाव माना जाता है ना। एक इससे पहले भी एक थोड़ी सी एक बेसिक जानकारी मैं आपको दे दूं, बहुत शॉर्ट, इसकी भी हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी मैं एक इनिशियल लेवल पे आपको दे दूं कि पूरी कुंडली में भाव की जब बात करते हैं ना तो 3 त्रिकोण होते हैं और 4 केंद्र होते हैं। ये बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। 4 केंद्र मतलब शुभता की बात हो रही है केवल। 1, 4, 7 और 10 ये जो भाव होते हैं ये केंद्र भाव होते हैं, बड़े शुभ भाव होते हैं, ठीक है। 3 केंद्र होते हैं जिसमें 1, 5 और 9, 3 केंद्र हो गए। 1, 2, 3, 4, नहीं सॉरी 1, 2, 3, 4, ये तो 4 केंद्र हो गए। 4 केंद्र कौन कौन से हो गए, प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव, ये 4 केंद्र हो गए। और 3 त्रिकोण हो गए, प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव, ये 3 त्रिकोण हो गए, है ना। ये 4 और 3 7 शुभ भाव माने जाते हैं, बाकी के सब अशुभ भाव माने जाते हैं, ठीक है। इसकी हम बाद में विस्तृत चर्चा करेंगे। अब लेकिन ये जो हमने 4 और 3 7 की कैलकुलेशन बताई ना, लेकिन ये हैं 6, है ना। 4 और 2 6, और बात हम कर रहे हैं 7 की।
ये जो प्रथम भाव है ना, ये केंद्र भी है और त्रिकोण भी है ना, इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है, मतलब सबसे ज़्यादा शुभ होता है। और इसीलिए लग्न का स्वामी जिसको कहते हैं लग्नेश कभी अशुभ फल नहीं देता है, जबकि जब तक कि वो उसे कई सारे ग्रह, बहुत सारे ग्रह जब घेर के उसको वीक ना कर दें, तब तक वो अशुभ प्रभाव नहीं देगा, शुभ प्रभाव ही देगा हमेशा, है ना। तो इसलिए लग्नेश हमेशा शुभ होता है। ये एक बहुत बड़ा नियम है ज्योतिष का, इसको आप बिल्कुल अपने दिमाग में आपको बैठा लेना चाहिए। ओके, चलिए आगे एक ग्रंथ है जिसमें एक इसके प्रथम भाव के बारे में या लग्न के बारे में कहा गया है कि प्रथम भाव मुख्य रूप से मनुष्य के शरीर के अंग, स्वास्थ्य, प्रसन्नता, प्रसिद्धि एवं 33 विषयों का कारक होता है। 33 तरह के जो गुण होते हैं उसका कारक होता है, ठीक है ना। तो बहुत सारे तो हमने बता दिए, अब जब गिनेंगे लिखेंगे तो 33 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो स्वास्थ्य भी होती है, प्रसन्नता भी होती है और प्रसिद्धि भी होती है, ये तो मुख्य है ही है, ठीक है ना। बेसिकली पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व अच्छा होगा तो व्यक्तित्व बड़ा होगा, बढ़िया होगा, और वीक होगा तो व्यक्तित्व कमजोर होगा। ओके, शरीर के अंगों की अगर बात करें तो ये चेहरे की बनावट को भी दिखाता है, और सिर, बेसिकली सिर को दिखाता है, ये मस्तक और मस्तिष्क वाले हिस्से को दिखाता है ना। और अगर काल पुरुष क्या होता है? काल पुरुष मतलब एक हमने पूरी कुंडली को, हमने से मतलब हमारे स्कॉलर्स ने, है ना, पूरी कुंडली को एक पुरुष के रूप में माना, एक नेचुरल पुरुष के रूप में माना, नेचर वाले पुरुष के रूप में माना, है ना। तो जब नेचर वाले पुरुष के रूप में इसको पूरी कुंडली को माना गया तो सबको अंग विभाजित किए गए, जैसे कि अभी हमने लास्ट एपिसोड में आपको बताया था, एपिसोड नंबर 5 में हमने थोड़ी सी अच्छी चर्चा करी थी हर भाव के बारे में और मानव अंगों के बारे में, है ना। तो उसमें उसकी अगर बात करें काल पुरुष की, है ना, तो ये मस्तिष्क है, मस्तक है ना। और इसमें काल पुरुष की राशियों की अगर बात करें तो काल पुरुष में राशियां सेम दी हुई हैं, इसी तरह से दी हुई हैं। 1 नंबर राशि इसमें ही आती है, वो काल पुरुष की राशि होती है ना। तो उस काल पुरुष की राशि के अनुसार इसकी मेष राशि होती है, ठीक है। मेष राशि का स्वामी जो होता है, अभी बता देते हैं आपको, मंगल होता है ना। धीरे धीरे याद हो जाएंगे, 12 भाव की बात करेंगे, सबके स्वामी बताते रहते हैं आपको, तो आपको याद भी होते चले जाएंगे। तो पहले का मंगल होता है, ठीक है, इसका स्वामी। और ये जो होती है काल पुरुष की 1 नंबर होती है, 1 नंबर का स्वामी जो होता है वो होता है मंगल, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, इससे एक हमारी ना ये प्लेसमेंट देखी जाती है। व्यक्ति जिसकी कुंडली है उसको क्या कहते हैं, पिछले एपिसोड में बताई थी, जातक, है ना, जातक कहा जाता है उसको। तो ये जातक के प्लेसमेंट को दिखाता है, अपने घर के आसपास रहेगा कि बाहर रहेगा, ठीक है ना। अगर इसका लॉर्ड बाहर अगर जितनी दूर चले जाता है उतनी दूर उसका निवास स्थान होता चला जाता है, ठीक है ना। दूर कैसे जाता है, जैसे यात्रा के भाव में चला गया, यात्रा के भी कई भाव होते हैं, उनके भाव में चला गया तो वो दूर चला जाता है, यात्रा वाला जीवन हो जाता है उसका। तो उसकी प्लेसमेंट के बारे में भी देखा जाता है। और क्या देखा जाता है, एजुकेशन के बारे में देखा, हाई एजुकेशन के बारे में देखा जाता है। देखिए, एजुकेशन का कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले तो हमें लग्न देखनी पड़ेगी। लग्न तो हर क्वेश्चन में देखनी पड़ेगी, पहले तो लग्न कह क्या रही है, उसके बाद बाकी की योग क्या है। लग्न स्ट्रांग होनी चाहिए, उसके बाद सारे योग देखे जाते हैं। लग्न अगर वीक है ना, तो सारे अच्छे से अच्छे योग भी वीक हो जाते हैं, वो उतना अच्छा फल नहीं दे पाते, ठीक है ना।
दीर्घायु का विचार भी किया जाता है ना, अल्पायु का भी विचार भी किया जाता है। अगर वीक हो रही होगी लग्न तो बहुत कम आयु होगी, और स्ट्रांग हो रही होगी तो लंबी आयु होगी। और क्या देखा जाता है इससे? मानसिक शांति देखी जाती है, कितना कूल है व्यक्ति। स्ट्रांग होगी तो स्ट्रांग होगा, वीक होगी तो चंचल स्वभाव का होगा, है ना, मानसिक रूप से परेशान होगा। और क्या हो सकता है? उसका जो झुकाव है या फिर उसका जो मन है वो किन विषयों की तरफ है ना, किस क्षेत्र की तरफ उसका मन है, ये भी विचार किया जाता है। और क्या विचार हो सकता है इससे? और संतोष कितना है इसको जीवन में, ठीक है ना, इसका भी विचार हो सकता है। देखिए, एक इसके अलावा भी ना एक आता है, एक आपको चलिए इसमें साथ के साथ बता देते हैं। एक होती है प्रश्न कुंडली, सुना होगा। उसमें कुंडली की आवश्यकता नहीं होती है, केवल व्यक्ति की कुंडली की आवश्यकता नहीं होती है, उसमें केवल लग्न देख के ही या पूरी कुंडली एक बना के, उस समय की कुंडली बना के हम प्रेडिक्शन कर दिया करते हैं, है ना। तो जब प्रश्न कुंडली की बात आती है, वैसे तो विषय नहीं है, हम वैदिक ज्योतिष पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी एक जानकारी के लिए ये पूछे जाने वाले प्रश्न को दिखाता है ना। प्रथम भाव दिखाता है, प्रश्न पूछने वाले को दर्शाता है बेसिकली, है ना, जो प्रश्न पूछने आया है उसको दिखाता है ये। ठीक हो गया ना। चलिए, एक बड़ी महत्वपूर्ण इसका होता है, गुण होता है कि जो आपको बाई बर्थ, है ना, या भाग्य के रूप में जो आपको एसिड मिली है, जो भी मिला है ना, धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, या फिर कभी ऐसा होता है कि बहुत विद्वान व्यक्ति होते हैं, बहुत सम्मानीय व्यक्ति होते हैं, उनका बेटा हो के पैदा हुआ, कोई बहुत रिच पर्सन हो के पैदा हुआ, है ना। तो बेसिकली क्या होता है कि ये विरासत में मिली हुई संपत्ति के उपभोग को दिखाता है। उसका उपभोग वो कैसे करेगा व्यक्ति, उसको संभाल के रख पाएगा संपत्ति को, या फिर गंवा देगा इधर उधर, है ना, इसको बताते हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा ये काम आएगा आपके, थोड़ा सा इस पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, है ना, कि व्यक्ति धन को संभाल पाने की स्थिति में है कि नहीं है, अपना या पैतृक किसी भी तरह का, है ना। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अच्छा, इसका जो लॉर्ड जहाँ प्लेस हो जाता है ना, जहाँ भी प्लेस हो जाता है इन 12 खानों में से, 12 भावों में से जहाँ भी प्लेस हो जाता है, व्यक्ति का खर्चा भी वहीं हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कल चर्चा हुई थी या लास्ट एपिसोड में हमने चर्चा की थी कि ये रोग का भाव होता है ना। कल इसलिए भी चर्चा कर दी थी हमने, कल से मतलब लास्ट एपिसोड में हमने इसलिए भी चर्चा कर दी थी थोड़ी थोड़ी, जिससे कि आप थोड़ा सा इसको समझते चले जाएं, है ना। जैसे फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर छठे भाव से संबंध बना लेता, छठा भाव होता है रोग का, तो व्यक्ति का खर्चा रोग में हो जाता है ना, क्योंकि ये व्यक्ति रोग की तरफ आकर्षित हो गया, ऋण की तरफ आकर्षित हो गया, ऋण लेने में इंटरेस्टेड रहता है ना, ऋण रहता ही है उस पर जनरली, है ना। और शत्रु की तरफ हो गया, तो शत्रु उसको मिलते ही हैं जीवन में, है ना। एक प्रथम भाव का लॉर्ड अगर 8th हाउस में चला गया, मृत्यु भाव होता है ये, है ना, मृत्यु की तरफ चला गया, तो थोड़ा सा एक्सीडेंटल योग बन जाते हैं। कल बताया था ना, गुप्त होता है, अचानक होने वाली घटनाएं, है ना। आयु भाव होता है, अचानक घटना होने वाली, रोग तो होगा तो पहले से इंडिकेशन होगा, लेकिन एक्सीडेंट का कोई इंडिकेशन नहीं होता है। तो अचानक होने वाली घटनाएं और तत्काल होने वाली घटनाएं या गुप्त रूप से होने वाली घटनाएं, घर से निकला कोई व्यक्ति, पता तो होता नहीं आज एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो गुप्त रूप से भी हो रही है और अचानक भी हो रही है, तो ये इसका संबंध 8th हाउस से हो जाता है, तो एक्सीडेंट होते हैं। 9th हाउस से हो जाता है इस वाले से, भाग्य का भाव है, तो भाग्य से हो गया तो भाग्यशाली हो जाता है,
ठीक है ना। 11th हाउस से हो गया तो रुपए पैसे की दृष्टि से पॉजिटिव हो जाता है, सेकंड हाउस से होता है तो रुपए पैसे की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक बहुत अच्छी बात बताएं आपको, मैं ये मानता हूँ कि ये जो योग है ना, ये मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर नहीं देखते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिएगा जो कहने जा रहा हूँ। जब भी कोई क्वेश्चन आएगा उसका आप आंसर देंगे। जब आंसर दे रहे होंगे ना तो योग तो आपको सारे मिल गए, लेकिन योग तो आपको मिल गया सारा, उसका आंसर भी आपने बहुत अच्छा या बहुत खराब दे दिया, लेकिन जब तक कि उस क्वेश्चन का या उस योग का बेसिकली उस योग का संबंध लग्न या लग्नेश से नहीं बन जाता है, तब तक वो फुलफिल हो नहीं पाएगा। आपके प्रेडिक्शंस एप्लीकेबल हो नहीं पाएंगे, इम्प्लीमेंट हो नहीं पाएगा उन चीज़ों का जो आप कह रहे हैं, है ना। तो योग तो बना लीजिए, लेकिन लग्न से संबंध जरूर देख लीजिए। बार बार नहीं कहेंगे इस बात को, है ना। ये एक अलग बात हो गई, है ना। प्रथम भाव की बात चल रही है, ये अलग बात हो गई। प्रथम भाव का एपिसोड थोड़ा लंबा जा रहा है और जाने दीजिए इसको, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण भाव है ये। किसी भी योग का, किसी भी प्रेडिक्शन का संबंध अगर लग्न से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नहीं बनता है तो वो योग उसके जीवन में घटित हो नहीं सकता। लिख के रख लीजिए इस बात को, ठीक है। बहुत बड़ा नियम है। किसी डायरी अगर बना रखी हो आपने तो उसमें लिख लीजिए और उसको हाईलाइट कर लीजिएगा, जीवन भर काम आएगा ये, ठीक है। बहुत बड़े बड़े विद्वान हो जाते हैं, बहुत बड़े बड़े विद्वान हो जाते हैं और छोटी सी गलती कर जाते हैं। लिख लिया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब और क्या होता है, ऐसे ही देख लेंगे इसका संबंध किससे बनना है। 12th हाउस से मान लीजिए बन गया। 12th हाउस किस चीज़ का होता है? 12th हाउस होता है हॉस्पिटल का, जेल का, है ना। तो खर्चा तो क्या ही होगा हॉस्पिटल, जेल में तो क्या कहाँ होना है खर्चा, हॉस्पिटल में हो सकता है। अगर 12th हाउस से संबंध हो गया तो हॉस्पिटल में खर्चा हो जाएगा। तो जब भी दशांतर दशा आती है तो इन दोनों का संबंध हॉस्पिटलाइज करा देता है व्यक्ति को, है ना। हॉस्पिटलाइज तभी होगा जब तक कि इन दोनों का संबंध बन रहा होगा, ओके, है ना। 12th हाउस और किस चीज़ का होता है? एक और भी होता है, किसका होता है? जब हम केस लड़ते हैं ना, केस, तो उसमें जो फीस जाती है, एक्सपेंसेस होते हैं, वो भी 12th हाउस ही होता है, ठीक है ना। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और क्या होता है, लगा लें कोई एक, चलिए नियम लगा देते हैं। देखिए इसको सरल बना देते हैं। अब आप बहुत कंफ्यूज हो गए होंगे कि कितनी बातें याद रखेंगे, कुछ बात याद ही नहीं रखनी है आपको। एक नियम लगा देते हैं, इसमें सारी बातें कंठस्थ हो जाएंगी अब, ठीक है ना। नियम लगाते हैं भावात भावम, जिसकी हमने एपिसोड नंबर 5 में चर्चा करी थी। भावात भावम, भावात भावम का भाव से भाव, भावात भावम, भाव से भाव, ठीक है। जैसे अब आप ये समझिए, भावात भावम बेसिकली अलग नियम है। उसमें तो ये होता है छठे से छठा, पांचवे से पांचवा, चौथे से चौथा, ये भावात भावम होगा, है ना। 10वें से 10वां, है ना। लेकिन एक नियम दूसरा लगाते हैं, उसका मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है, आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, या फिर जब योग हम चर्चा कर रहे होंगे ना, जब सिद्धांतों की चर्चा करेंगे तो अपने आप वो चीज़ आपके संज्ञान में आ जाएगी, है ना। अब जैसे हमें फर्स्ट हाउस देखना है तो इससे प्लेसमेंट देख लेते हैं। जैसे 4th हाउस किसका होता है? माता का, माता का कर्म, माता की जॉब, फर्स्ट हाउस से देखेंगे। पिता का 10th हाउस हो गया, पिता का सुख, पिता 4th हाउस किसका होता है? सुख का होता है,
देखिए ये जो थोड़ा सा ये कल एपिसोड नंबर 5 बड़ा ज़रूरी था आपके लिए देखना, अगर किसी ने नहीं देखा है तो। जिसने देखा वो सब समझ रहे होंगे। देखिए, पहला भाव व्यक्ति का, दूसरा भाव धन का, तीसरा पराक्रम, चौथा सुख, पांचवा संतान, छठा रोग, सातवां लाइफ पार्टनर, आठवां मृत्यु, नवम भाव भाग्य, दशम भाव कर्म, एकादश भाव लाभ और 12th हाउस हानि। तो अभी हमने बात करी माता, चौथा भाव माता, माता का 10वां भाव, माता का 10वां भाव हो गया माता का कर्म, क्योंकि 10वां तो कर्म का होता है। तो माता का कर्म 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, माता का कर्म लग्न। ठीक है। संतान का भाग्य 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नवम भाव होता है भाग्य का। संतान का भाग्य प्रथम भाव हो गया। छोटे भाई बहन का 3rd हाउस, छोटे भाई बहन का लाभ, तरक्की, उन्नति लग्न। बड़े भाव का बड़े भाई या बड़े बहन 11th हाउस हो गया। बड़े भाई या बड़ी बहन का तीसरा क्या, पराक्रम, मेहनत, कितना मेहनती होगा बड़ा भाई या बड़ी बहन, लग्न। लग्न बताइए, प्रथम भाव बताएगा। ठीक है। और अरे एक और चीज बताएं हम आपको, एक और चीज है। प्रथम भाव और क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है पता है? प्रथम भाव इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है, जैसे बार बार हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य कई बार चर्चा हुई, और एक बार हमने ये भी कही ये सबसे बेस्ट भाव होता है, बहुत अच्छा भाव होता है। लेकिन एक वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। एक तो छठे से 8वां, छठे की मृत्यु, रोग की मृत्यु, लग्न। समझ गए? रोग की मृत्यु होगी तो अच्छा होगा खराब होगा? अच्छा होगा। शत्रु की मृत्यु अच्छा हो गया। ऋण की मृत्यु लग्न अच्छा हो गया। ऋण मुक्ति कब होगी? अष्टम भाव, मतलब छठे का अष्टम। रोग की मृत्यु, ऋण की मृत्यु और शत्रु की मृत्यु, है ना? इसलिए तो एक अच्छा हो गया। खराब किस वे में हो गया? आयु का रोग है ये, है ना? तो स्वास्थ्य को दिखाता है थोड़ा सा। बस इतना ध्यान रखना है कि ये वीक ना हो। अगर किसी का वीक हो रहा हो ना तो उसको स्ट्रॉन्ग कराने का प्रयास करें उपायों के माध्यम से, ठीक है ना? तो अदरवाइज लग्न जब वीक होती है ना तो रोगी हो जाता है व्यक्ति, क्योंकि ये आयु का रोग है, आयु का रोग भाव है, ठीक है ना? और देखिए आयु का शत्रु भाव भी है, नहीं मृत्यु का रोग है और मृत्यु का शत्रु भाव भी है। तो मृत्यु को मात देने वाला भी यही है, मृत्यु को मात देने वाले भी यही है, मृत्यु का रोग भी यही है। रोग भी देगा लेकिन मृत्यु पे विजय भी प्राप्ति यही कराएगा, ठीक है ना? क्लियर है ना? एक के भाव से देख लेते हैं। पत्नी का जीवन साथी या जीवन साथी का जीवन साथी कौन? ये खुद व्यक्ति। क्लियर है? पिता का सुख, पिता का 1 2 3 4, पिता का सुख प्रथम भाव, ठीक है? हानि का धन, हानि का धन। जब हानि होगी तो उससे रिकवरी कौन कराएगा? वो खुद ही कर पाएगा व्यक्ति। एक बड़ी पुरानी कहावत है, बहुत सोच समझ के बुजुर्गों ने बनाई है, इस पे भी बड़ी अप्लाई हो रही है ज्योतिष में भी। क्या? जो व्यक्ति खुद की मदद नहीं कर सकता ईश्वर भी उसकी मदद नहीं करता है, ठीक है? एक कहावत तो ये हो गई। और एक बात ये भी हो गई कि जो व्यक्ति अपनी मदद करता है उसकी सब मदद करते हैं, ठीक है? एक बात ये हो गई। तो जब भी हानि होगी
किसी भी तरह के नुकसान होगा, है ना, अपयश होगा, कुछ भी होगा, 12th हाउस से रिलेटेड कुछ भी होगा तो उससे रिकवरी। अब मान लीजिए हॉस्पिटल में भर्ती हो गए तो रिकवरी कौन करेगा? वो खुद व्यक्ति करेगा। उसकी इंटरनली विल पावर उसको रिकवर कराएगी, है ना। डॉक्टर भी एक समय पर कह देते हैं कि भाई आपका मरीज थोड़ा सा उसमें विल पावर होनी चाहिए कि मुझे सही होना है, ठीक है ना। दवाई तो ले आएंगे हॉस्पिटल से, लेकिन खाएगा कौन? लग्न। सिंसियरिटी चाहिए, ठीक है ना। धन का व्यय, संचय, धन का व्यय कौन करता है? लग्न करता है भोग के रूप में। खर्चा कौन करता है? मैं करता हूँ। जो हमारे पास पैसा है उसका खर्चा कौन करता है? मैं करता हूँ, ठीक है ना। क्लियर है सभी भावों से? तो सरल हो गया। ऐसे ही मान सम्मान देख लेंगे, माता की सामाजिक प्रतिष्ठा देख लेंगे, है ना। बच्चों की उच्च शिक्षा भी इससे देखेंगे। 9th हाउस तो कल बताया था ना 5th एपिसोड में, पांचवा जो एपिसोड नंबर 5 था उसमें बताया था। इससे हाई एजुकेशन भी देखी जाती है। एजुकेशन 3 तरह से देखी जाती है, 2nd से, 5वें से और 9वीं से। बहुत अब बार बार चर्चा नहीं करेंगे, है ना। तो 9वीं से हाई एजुकेशन देखी जाती है, प्रोफेशनल एजुकेशन। तो संतान की प्रोफेशनल एजुकेशन किससे देखेंगे? लग्न से। क्लियर है। और लंबी दूरी की यात्राएं भी देखी जाती हैं 9th हाउस से। यात्राएं भी तो थी, धार्मिक यात्राएं बताई थी, लंबी दूरी की यात्राएं बताई थी, उससे भी 9th हाउस से देखते हैं। तो बच्चों की यात्राएं लंबी दूरी की जो होगी वो भी लग्न से, ठीक है। और क्या हो सकता है? इसी नियम को अगर लगा दिया जाए तो और क्या हो सकता है? और देख लेते हैं, चलिए। हमारे कर्म, हमारे जो कर्म भाव है उसका सुख कौन देगा? ये बड़ा कॉमन सा लॉजिक है ना। अनकॉन्शियस में रहता है, कॉन्शियस में नहीं रहता है। देखिए तारीफ, है ना, तारीफ करते हैं, है ना। बड़ा हो, बुजुर्ग हो या बच्चा हो या बहुत छोटा सा बच्चा हो, अपनी तारीफ बड़ी पसंद होती है सबको, है ना। कोई भी काम किया, बच्चा छोटा सा होता है, गिलास तोड़ दिया, कटाक से आवाज आई, है ना, और उससे बिल्कुल डर जाता है, सहम जाता है। उससे कह देते हैं कि अरे वाह तुमने तो बहुत अच्छा काम किया। तो कितना खुश होता है कि मैंने पता नहीं कितना अच्छा काम किया। तो कर्म कुछ भी किया उसका सुख, अच्छा या खराब, लग्न स्ट्रांग होगी, लग्न देश अच्छा होगा, ये भाव अगर अच्छा होगा। मर्डर भी करता है ना व्यक्ति, उसमें भी वाहवाही होती है, ठीक है ना। तो कर्म का सुख मिलता है ना। अच्छा तो करता है, उसका तो होता ही है, लेकिन बुरे से बुरा काम भी अगर करता है सामाजिक रूप से भी, तो समाज की नज़र में भी बुरा नहीं होता, उसकी भी तारीफ मिल जाती है। और लग्न अगर खराब होता है तो कुछ भी काम कर ले उसको बुराई मिलती है ना। अक्सर होता है ऐसा, है ना। महिलाओं के साथ तो अक्सर होता है। लोग आते हैं दिखाने, कुंडली दिखाने आते हैं, तो महिलाओं की अक्सर ये शिकायत होती है कि हमने सब खूब किया लोगों के लिए, लेकिन किसी ने हमें तारीफ नहीं करी, सबने बुराई करी। एक कॉमन सी बात होती है, 90% महिलाएं ये कहती हैं, है ना। तो एक थोड़ा सा एक साइकोलॉजी भी होती है। महिलाओं की कुंडली देखो, हम तो खैर नहीं करते, लेकिन कुछ लोग कर भी देते हैं कि महिलाएं कुंडली देखते हैं तो काम तो आप लोग किया तो खूब, एक्शन तो खूब किया, लेकिन तारीफ नहीं करता कोई, तो महिला खुश, अरे वाह पंडित जी बड़े होशियार हैं, ठीक है ना। खैर मजाक की बात थी, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। सब सिद्धांत या देखने के बाद ही आपको कुछ बात कहनी है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और डीप में चले जाएं थोड़ा सा, और चलिए डीप में चलते हैं। 7th हाउस किसका होता है? 7th हाउस होता है जीवन साथी का। जीवन साथी का कुटुंब,
जीवन साथी का कुटुंब 8th हाउस, मतलब जीवन साथी का परिवार। ठीक है, अगर हमारी पत्नी है तो उनका परिवार हो गया हमारा 8th हाउस। ठीक है, एक चीज हुई। अब इसको कनेक्ट करते हैं लग्न से। तो 1 2 3 4 5 6 हमारी ससुराल में रोग की संभावना प्रथम भाव दिखा देगा। ठीक है, कैलकुलेट हो गया। हमारी ससुराल में रोग की संभावना या सेहत, बेसिकली ससुराल पक्ष के लोगों की सेहत कह सकते हैं इसको, फर्स्ट हाउस दिखा देगा। ठीक है ना, ये हो गया। और क्या हो सकता है इसमें? और हो सकता है बस बहुत हो गया भाई, इससे कनेक्ट करते चले जाइएगा। ठीक है, कर्म भाव से हो ही गया। बॉस आपकी तारीफ करेंगे कि नहीं करेंगे, कौन बताएगा? फर्स्ट हाउस बताएगा। ठीक है कि नहीं? और बस इस तरह से देख लेंगे। ठीक है, तो महत्वपूर्ण जो बात रही वो ये रही, हमने 2 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण सीखी आज। किसी भी क्वेश्चन के लिए लग्न का या लग्नेश का इन्वॉल्वमेंट होना बड़ा ज़रूरी है, जिससे कि लाभ देखिए लेगा कौन। ये एक तरफ फर्स्ट हाउस तो एक तरफ, बाद बाकी खाने एक तरफ, बाद बाकी भाव एक तरफ। तो इसका लाभ किसे मिलेगा? लग्न को मिलेगा। इसका लग्न को सबका लग्न को मिलना है लाभ। तो सबका लाभ तो लग्न को ही मिलना है ना। ठीक है, तो लाभार्थी कौन है ना? वो है लग्न। तो किसी भी क्वेश्चन का जब कनेक्शन होगा तो उसको हमें देखना पड़ेगा लग्न को, एक चीज। दूसरा चीज क्या हुई कि केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी है। 4 केंद्रों में से एक है और 3 त्रिकोणों में से एक है, इसलिए सबसे ज्यादा पावरफुल भी यही है। तो लग्न एक ऐसी चीज है जिसका जितना यूटिलाइज कर लेंगे ना उतना बढ़िया हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है ना? तो मुझे अब ये शायद उम्मीद है कि देखिए चैप्टर इतना लंबा नहीं था, हमें जो उम्मीद थी वो ऐसा था कि शायद आज आधे घंटे का भी नहीं बन पाएगा ये चैप्टर। लेकिन क्योंकि जब हम चर्चा करते हैं ना तो बहुत सारी ऐसी भी बातें आती हैं जो कि एकदम दिमाग में क्लिक करती हैं, वो शेयर कर ली जाती है। इसलिए एपिसोड नंबर 5 जब हम आपको बता रहे थे तो मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट करी थी कि अपने डॉक्यूमेंटेशन तैयार करते रहें। हालांकि पहले दिन मैंने बोला था कि आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम दे देंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है, क्योंकि अकस्मात ही सहजता से ही या सहज रूप में कुछ चीज़ें निकल जाती हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़े से पता नहीं कितनी बार बातें होंगी, हो सकता है वो बाद में रिपीट भी हों, तो कम से कम आप लिख लें, है ना, जिससे कि इसको कलेक्ट करके इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें, लाभ मिलेगा आपको। ओके, तो नेक्स्ट फिर हम चर्चा करेंगे एपिसोड नंबर 2 की। ठीक है, सॉरी, भाव नंबर 2 की द्वितीय भाव की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, ओके, नमस्कार।